आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकात। कई मुआहदों पर होंगे दस्तखत। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में होगी नक्सल मुतासिरा 8 रियासतों की मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का लिया जाएगा जायजा। बिहार के साबिक वजीर आला लालू यादव और उनके दो बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की जमीन के बदले नौकरी मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक। चीन ने पाकिस्तान से हमले की मुकम्मल तहकीकात करने के लिए कहा। और हमास के हमले की बरसी पर इसराइल ने गजा और हिजबुल्लाह पर हमले किए तेज। दूसरी तरफ इसराइल शहर हैफा में हिजबुल्लाह के हमले में 10 अफराद जख्मी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 फरीकी मीटिंग करेंगे। मालदीव के सदर पीएम मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। मोहम्मद मुइज़ो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराजी अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद वो आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत के दौरे पर आए हुए मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो से मुलाकात की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म को सराहा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ फरीक़ी मुलाकात दोस्ताना ताल्लुकात को नई तहरीक देगी। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नक्सल मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वज़राए आला मीटिंग में शिरकत करेंगे। नक्सलिज्म से मुतासिरा रियासतों को तरक्याती इमदाद फराहम करने में शामिल 5 मरकजी वज़रा भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कौमी सलामती के नायब मुशीर और मरकज रियासतों और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के सीनियर अफसरान भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाएं बाजू के इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों को तरक्याती इमदाद फराहम करने से वाबस्ता 5 मरकजी वज़रा भी मीटिंग में मौजूद होंगे। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और मरकज रियासतों और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सीनियर अफसरान भी बहस में हिस्सा लेंगे। वजारत दाखिला ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मार्च 2026 तक बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खतरे को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ये भी कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की वजह से होने वाले तशद्दुद में 72% कमी आई है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती के लिए 90 इलाकों में गिनती मराकज कायम किए गए हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंकज अग्रवाल ने बताया कि वोटों की गिनती के ये मराकज तमाम 22 अजला के हेडक्वार्टर्स में कायम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए हरियाणा पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। हफ्ते को वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपीएटी मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया था और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए। वहां भी मुख्तलिफ अजला के स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट के मानिक शाह सेंटर में डेफ
कनेक्ट 4.0 का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मुसल्लह अफवाज, दिफाई, पब्लिक सेक्टर के इदारे, इख्तराकार और पॉलिसी साज मुकामी इख्तरात को आगे बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए दिफाई शोबे में मुकामी इख्तरात को तक़वियत मिलेगी। ये प्रोग्राम डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस तकरीब में एक टेक्नोलॉजी नुमाइश का भी इनक़ाद किया जा रहा है जो IDEX के इख्तराकारों को अपनी जदीद टेक्नोलॉजीज और साथ में जदीद सलाहियतों और गैर मामूली मसनूआत की नुमाइश का खुसूसी मौका फराहम करेगी। साबिक मरकजी वजीर लालू प्रसाद यादव और उनके 2 बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को आज राउस एवेन्यू कोर्ट में नौकरियों के मामले में पेश होना है। उनके साथ अदालत ने केस में मुलविस दीगर मुल्जिमान को और साथ में हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को भी तलब किया है। आपको बताते चलें कि ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसी बुनियाद पर अदालत ने सबको सम्मन भेजा था। लालू यादव और उनके खानदान के अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन की शक्ल में गैर कानूनी मुनाफा कमाया। तेज प्रताप यादव इस मामले में पहली बार अदालत में पेश होंगे। अदालत ने पिछली समाअत के दौरान कहा था कि लगता है कि तेज प्रताप यादव भी इस मामले में मुलविस हैं। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में किसानों और किसान तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह ने 24 सितंबर को मुख्तलिफ किसान तंजीमों के साथ बाकायदा बातचीत शुरू की थी। इसका मकसद किसानों के मसाइल सुनना और उन्हें हल करना है। आज दिल्ली की एक अदालत में रियासत की वजीर आला आतिशी के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे की समाअत होने वाली है। बीजेपी लीडर प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ हतक इज्जत की शिकायत दर्ज कराई थी। 28 मई को अदालत ने हतक इज्जत की दरख्वास्त का नोटिस लिया। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को 20,000 रुपए के जाती मुचलके पर आतिशी को जमानत दी थी। बीजेपी लीडर ने दरख्वास्त में कहा है कि दिल्ली की वजीर आला ने बीजेपी लीडरों पर करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने का झूठा इल्जाम लगाया है। बीजेपी का यह भी इल्जाम है कि आतिश इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो इस घपले से हटाना चाहती है जब से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले में उनका नाम आया है। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के मुजाहरे की हिमायत में दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर 9 अक्टूबर को शाम 6 बजे JLN ऑडिटोरियम से कैंडल मार्च निकालेंगे। RDA मगरबी बंगाल के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ यकजहती के तौर पर खड़ा है। मगरबी बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर अभिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। एम्स RDA ने कहा कि हम इस घिनौने जुर्म के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी और फैसला कुन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। और बीजेपी ने कल चेन्नई के मरीना बीच में मुनक्किदा एयरफोर्स एयर शो के दौरान मुकामी इंतजामिया की शदीद लापरवाही पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुनासिब इंतजामात न होने के बाइस हीट स्ट्रोक से 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 200 से ज्यादा अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। इस वाक़े पर बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई ने वजीर आला स्टालिन और DMK हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की वाहिद वजह अवामी तहफ़्फ़ुज़ के तई DMK हुकूमत की लापरवाही है कि अन्नामलाई ने रियासती हुकूमत पर बुनियादी सहूलियात और मुनासिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराहम न करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया IAF की 92वीं सालगिरह पर 108 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता का रैली का इनेकाद किया जा रहा है। ये रैली 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में इख्तिताम पजीर होगी। फ़िज़ाई जंगजू रास्ते में 16 मकामात पर रुकेंगे जहां वो मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत भी करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से अपनी नौयत के पहले अवामी रसाई के इक़दाम में फ़िज़ाइया की 92वीं सालगिरह के मौके पर 8 अक्टूबर को थोइस एयरफोर्स स्टेशन से तवांग तक एक कार रैली निकाली जाएगी। मरकजी शाहराहों की वजीर मुमलिकत
जनाब हर्ष मल्होत्रा और मगरबी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट मोहतरमा कमलजीत सेहरावत ने फिजाइया के जंगजियों की हिमायत और हौसला बढ़ाने के लिए इस रैली का एहतमाम और साथ ही IAF ने उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के ताउन से किया है। IAF का एडवेंचर सेल रैली की क़यादत और ताउन कर रहा है। ये रैली अक्टूबर में शुरू होकर नवंबर में पूरी हो रही है। अक्टूबर के महीने में ही चीन ने हम पर हमला किया था, विश्वासघात किया था, और जिस जगह से हम लोग यहाँ आए हैं वहाँ पे हमने लड़ाई की थी और इसी जगह से मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मटिया मेट कर दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। उनकी वीरता की गूंज यहाँ अभी भी मौजूद है और उत्तराखंड से जसवंत सिंह रावत राइफलमैन ने चीनियों को मिट्टी में मिला दिया था, उनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत की वीरता की गाथा नेफा जो पहले था अरुणाचल प्रदेश तक लेके जा रहे हैं और देश के नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जिंदगी का उद्देश्य अगर सशस्त्र सेनाओं में आकर पूरा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। रैली में खास तौर पर उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के साबिक फौजी तवांग जाएंगे। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट की क़यादत में फिजाइया और फौज के कई अफसरान इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। 50 से ज्यादा फिजाई जंगजू भी इस रैली में शामिल हैं। हो ही नहीं सकती। आपको एक ही जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लोगों को इंस्पायर करने का, एडवेंचर में जीने का, हर टरेन में लाइफ को बिताने का, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो। हमारा इंडिया का टेरेन इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है यहाँ। बट आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप हैं तो आप हर तरह के टरेन में जा सकते हो और अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लद्दाख से हम अरुणाचल प्रदेश तक के जाएंगे और हमारा ये संदेश है सबके लिए कि वो बढ़ चढ़ के आए और राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग करें। जय हिंद। रैली में तय किया गया कुल फासला 7000 किलोमीटर है और ये 9 रियासतों से गुजरेगी। मरकजी वजारत बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के एहलकार लेह में एक दिलचस्प टैग लाइन के साथ हाँ हम लड़ाकू विमानों के लिए भी राजमार्ग बनाते हैं के साथ हिस्सा ले रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। इस मौके पर फाते फिजाइया के जंगजू की सताइश करते हुए हिंद फिजाइया का तराना जय हिंद की वायु सेना, जय हिंद के वायुवीर भी जारी किया जाएगा। इस रैली का मकसद IAF की शानदार तारीख, हवाई जंगजुओं को मादरे वतन की बहादुरी और खिदमत के लिए हौसला अफजाई करना है। ब्यूरो इनपुट के साथ DD न्यूज उर्दू खबरें। और भारत की अजीम गुलकारा बेगम अख्तर का आज यौम पैदाइश है। वो 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। पहले उनका नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर बेगम अख्तर रख लिया। वो गजल, ठुमरी, दादरा और ख्याल की गायकी के लिए एक सुतून की हैसियत रखती थी। उन्होंने गुलकारी के साथ अदाकारी में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आज हम मलिकाए गजल को याद कर रहे हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण समेत कई एजाजात से नवाजा गया था। देखिए हमारी नामा निगार साइमा खान की ये दिलचस्प रिपोर्ट। जब भी गजल गायकी की बात होगी तो बेगम अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा। गजल को दरबारी गायकी से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का सेहरा बेगम अख्तर को जाता है। उनकी गायकी का ये आलम था कि उन्हें गजल की मलिका कहा जाता था। मशहूर शायर कैफी आजमी ने उनकी गायकी की तारीफ करते हुए कहा था कि गजल के 2 मायने हैं, पहली गजल और दूसरी बेगम अख्तर। बेगम अख्तर ने मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब, शकील बदायूनी, मीर तकी मीर जैसे बड़े शायरों के कलाम को अपनी आवाज में ढाला। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के शहर
फैजाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असल नाम अख्तरी बाई था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उस्ताद ईमान खान और अता मोहम्मद खान से हासिल की। वहीं अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बेगम अख्तर ने गायकी के साथ ही अदाकारी के जौहर भी दिखाए, जहां 30 के दशक में वो पारसी थिएटर से जुड़ी और 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई के नाम से थिएटर की दुनिया में छा गईं। वहीं निर्माता महबूब खान उनके फन से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने 1942 में अपनी फिल्म रोटी में उनसे अभिनय कराया और उनसे गीत भी गवाए। कुछ दिनों के बाद बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचौंध कुछ अजीब लगने लगी और वो वापस लखनऊ चली गईं और लखनऊ के एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली, जिन्हें बेगम अख्तर का यूं संगीत कार्यक्रमों में गाना पसंद नहीं था। शादी के बाद पति की इजाजत न मिलने पर उन्होंने गायकी से मुंह मोड़ लिया। गायकी से बेहद प्यार करने वाली बेगम अख्तर को जब करीब 5 साल तक आवाज की दुनिया से दूर रहना पड़ा तो वह इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और लगातार बीमार रहने लगी। जब उनके पति ने उनकी ये हालत देखी तो बिलाखिर उन्हें संगीत कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी। फिर क्या, बेगम अख्तर धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने में कामयाब हुई। 1958 में सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई फिल्म जलसा घर बेगम अख्तर के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई थी। 1972 में संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को ये महान कलाकार इस दुनिया से अलविदा कह। और गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान के शहर कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक और 10 जख्मी हो गए। कई दीगर पाकिस्तानियों की मारे जाने की भी इत्तलात हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद अभी वाज़ेह नहीं है। धमाका गैर मुल्कियों के काफिले के करीब हुआ। ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजमीन हैं। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। चीन ने पाकिस्तानी हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, कसूरवारों को सख्त सजा दें और पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। सिफारत खाने ने हमले में जाँ बहक और जख्मी होने वालों के अहल खाना से भी हमदर्दी का इजहार किया है। पाकिस्तान की अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा में रॉकेट गिराए हैं। इस हमले में तकरीबन 10 अफराद के जख्मी होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हाइफा के जनूबी इलाके में एक फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के जनूबी इलाके में एक फौजी अड्डे को फादी 1 फिजाइल से निशाना बनाया। हाइफा के इलाके की जानिब फायर किए जाने वाले रॉकेटों के हवाले से इसराइली पुलिस की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अफसरान और पुलिस के बम डिस्पोजल माहिरीन मुतादिद मकामात का दौरा कर रहे हैं और रॉकेटों से निकलने वाले मलबे का जायजा ले रहे हैं। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इसराइल ने हमास के हमले की बरसी के मौके पर अपनी सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद बमबारी की। इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है। पूरे बैरूत में रात भर गोलाबारी जारी रही। इसराइली फौज ने कहा कि जंगी तैयारों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और हथियारों के जखीरा करने के मकामात से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया। साथ ही ये भी कहा कि हमलों में जनूबी लेबनान और बेका के इलाकों में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने गजा पर फिजाई हमला किया, जिसमें कम से कम 26 अफराद हलाक और 93 जख्मी हुए। इसराइल पर 180 से जायद मिसाइलों के हमले के बाद ईरान खौफजदा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान ने इतवार की रात गए तमाम परवाजें मनसूख करने का फैसला वापस ले लिया है। सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद ईरान में परवाजों पर पाबंदी हटा दी गई है। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने इससे कबल इतवार की रात 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक ईरान के तमाम हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख करने की इत्तला दी थी। काबिल जिक्र है कि 1 अक्टूबर को होने वाले हमले के बाद
बाद ईरान में परवाजों की मनसूखी का सिलसिला जारी है। इधर इसराइल ने भी हमास के हमले की बरसी के मौके पर अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ख़ास खबरों की, जिसे अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। आपको जैसे कि पता ही है कि मालदीव के जो सदर हैं वो इस वक्त अपने भारत के दौरे पर हैं और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का भी बताया जा रहा है और कई ख़ास मौज़ूआत पर उनसे बात होगी, जिससे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मालदीव के साथ जो रिश्ते हैं और मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और ख़बरों पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कुछ खेल की खबरों की। भारत ने कल ग्वालियर में 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज़ के पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 128 रन का हदफ सिर्फ 11 ओवर्स और 5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 19 ओवर्स और 5 गेंदों पर सिर्फ 127 रन पर ढेर हो गई। अर्शदीप सिंह को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच बुध की शाम 7 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। शारदीय नवरात्रि का जश्न मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर देवी के मुख्तलिफ सूरतों की पूजा की जा रही है। इस मौके पर आज दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में देवी अस्कंद, जो उनकी 5वीं शक्ल है, उसकी पूजा की गई। अकायद के मुताबिक अस्कंदा देवी की पूजा करने से अक़ीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं और उन्हें खुशी और खुशनसीबी हासिल होती है। नवरात्रि के मौके पर कुछ ख़ास मंदिरों में पूजा की जा रही है और आपको हम एक बार फिर बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज ये 5वां दिन है और नवरात्रि का जश्न मुल्क भर में मनाई जा रहा है और कई मंदिरों में पूजा भी की जा रही है। और आपको बता दें कि झंडेवालान में भी देवी अस्कंद की आज पूजा की गई। और नवरात्रि के मौके पर अदाकारा हेमा मालिनी ने मथुरा के पंच जैन ऑडिटोरियम में एक दिलकश परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने दुर्गा डांस ड्रामे के जरिए देवी भगवती के मुख्तलिफ रूपों को बयान किया। डांस ड्रामे में देवी दुर्गा की मोहब्बत, प्यार और सख्ती का अनोखा संगम देखकर ब्रज के लोग जज्बाती हो गए। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं अखबारात के जायजे का। तो नाज़रीन, एक बेहद अच्छी खबर, माहिरीन कानून और मुसर्रफीन को वज़ीर आज़म का मकतूब। उन्होंने लिखा कि रोशन मुस्तक़बिल के लिए आलमी अमन का बेहद ज़रूरी है। चीफ जस्टिस, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और कई ख़ास लोगों को उन्होंने ये मकतूब जारी किया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। बैरूत के हवाई अड्डे के करीब इसराइल के फ़ज़ाई हमले, असलाह की सप्लाई पर फ्रांस और इसराइल के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें नज़र आ रही हैं।
और एक और खबर देख लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान के साथ भी वही कुछ हो सकता है जो गजा और बैरूत के साथ हुआ है, इसराइल का ये कहना है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इसराइल के वजीर दिफा ने ये बयान में अपने कहा है कि ईरान के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा ज़रूरत है कि बेहतर कदम उठाया जाए। और रुख कर लेते हैं अगली सुर्खी का। यूपी से ये खबर है, त्योहारों के पेश नज़र पुलिस एहलकारों की छुट्टियां 1 माह तक के लिए मनसूख कर दी गई हैं और अफसरान के साथ मीटिंग भी की गई। वज़ीर आला ने आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की और ये अहम फैसला लिया है कि जितनी भी छुट्टियां हैं उन्हें मनसूख कर दिया जाए और सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। और चलिए एक और ख़बर देख लेते हैं। ये भी खबर नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है, ख़ास तौर से अगर हम खेल की बात करें तो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है और जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं वो बेहद खुश हैं। अरुंधति रेड्डी ने 3 और श्रेयंका पाटिल ने 2 विकेट इसमें हासिल किए हैं। और अगला खबर का रुख कर लेते हैं। एशिया कप 2025 हिंदुस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल पाएंगे क्योंकि विराट ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, मगर 2027 में होने वाला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में होगा। और तो नाजरीन, ये अखबारात के जायज़े में ख़ास कुछ खबरें थीं और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और एक नज़र डाल लेते हैं मौसम पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।